8 नवंबर 2016 रात के लगभग 8 बजे पूरा देश अपने टीवी स्क्रीन के सामने बैठा हुआ था। कोई डिनर कर रहा था, कोई फोन चला रहा था और किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले 4 घंटों में इंडिया की इकोनॉमी का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर टीवी पे आते हैं और एक सिंपल सा सेंटेंस बोलते हैं, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट्स लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इस एक अनाउंसमेंट ने ना सिर्फ इंडिया की करेंसी के नोट्स को इलीगल बनाया, इसने लोगों की जिंदगी, बिजनेसेस, सेविंग, शादी के प्लान्स, मेडिकल इमरजेंसीज सब कुछ हिला दिया। आज सालों बाद जब इमोशंस थोड़े शांत हो चुके हैं, जब व्हाट्सएप फॉरवर्ड से आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है, तब हम एक सिंपल और एक पावरफुल सवाल पूछते हैं। डीमोनेटाइजेशन के बाद ब्लैक मनी का आखिर क्या हुआ? क्या सच में वो खत्म हुआ? सिस्टम ने क्या पकड़ लिया उसको, या सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास को लाइन में खड़ा कर दिया गया? डीमोनेटाइजेशन आखिर होता क्या है? किसी करेंसी नोट की लीगल वैल्यू खत्म कर देना। इंडिया में 2016 में 500 और 1000 के नोट्स टोटल सर्कुलेशन का 86% थे। मतलब अगर आप इंडिया के 100 रुपए के कैश का को इमेजिन करो तो उसमें से 86 रुपए एक रात में पेपर के टुकड़े बन गए। गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन के 3 मुख्य कारण बताए। पहला, ब्लैक मनी खत्म करना। दूसरा, फेक करेंसी और टेररिज्म फंडिंग रोकना। और तीसरा, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना। सुनने में ये रीजंस काफी स्ट्रॉन्ग और पेट्रियोटिक लगते हैं, पर पॉलिसी का असली टेस्ट इंटेंट नहीं, इम्पैक्ट होता है। इसलिए इस पूरी वीडियो में हम सिर्फ एक चीज पे फोकस करेंगे, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी आखिर होता क्या है? इंडिया में जब कोई ब्लैक मनी शब्द बोलता है तो हम लोग इमेजिन करने लगते हैं कि अलमारी में भरे हुए नोट, बेड के नीचे दबे हुए सूटकेस, घर के पीछे जमीन में दबा हुआ कैश। पर सच थोड़ा बोरिंग है और ज्यादा डेंजरस है। ब्लैक मनी का मतलब होता है वो इनकम जो टैक्स सिस्टम से छुपाई जाती है। ये 4 तरीकों से होती है। पहला, इनकम कम दिखाना। दूसरा, कैश ट्रांजैक्शन छुपाना। तीसरा, इलीगल एक्टिविटी जैसे कि ड्रग्स, माइनिंग, करप्शन। और चौथा, व्हाइट इनकम को ब्लैक बना देना। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सच जानना जरूरी है। इंडिया का 90% ब्लैक मनी कैश में होता ही नहीं है। रिपीट करते हैं, 90% ब्लैक मनी कैश में होता ही नहीं है। वो होता है रियल एस्टेट, गोल्ड, फॉरेन अकाउंट्स, शेयर्स, शेल कंपनीज। तो अगर ब्लैक मनी का ज्यादा हिस्सा कैश में था ही नहीं तो डीमोनेटाइजेशन से कैसे खत्म हो जाता? आखिर एक्सपेक्टेशन क्या थी? लेकिन गवर्नमेंट का कैलकुलेशन ये था, जो लोग ब्लैक मनी कैश में रखते हैं वो बैंक में जमा करने आएंगे और पकड़े जाएंगे। डीमोनेटाइजेशन के बाद 1 साल तक पूरा देश सिर्फ एक चीज का वेट कर रहा था, वो है आरबीआई का फाइनल डेटा। लोगों को लग रहा था शायद गवर्नमेंट कोई बड़ा बॉम्ब फोड़ेगी, शायद बोलेगी देखिए इतना ब्लैक मनी पकड़ा गया। पर जब आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट को पब्लिक किया तब कहानी बिल्कुल उल्टी पड़ गई। 8 नवंबर 2016 को इंडिया में टोटल करेंसी सर्कुलेशन थी लगभग 17.97 लाख करोड़। इसमें से 500 और 1000 के नोट्स मिलकर बनाते थे 15.44 लाख करोड़, यानी 86% ऑफ टोटल कैश। अब ध्यान से सुनिए, आरबीआई के ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग 15.31 लाख करोड़ बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया। मतलब सिर्फ 16,000 करोड़ ही सिस्टम के बाहर रहा, यानी 99.3% कैश रिटर्न। इस पॉइंट पर पूरा देश रुक गया। अब एक सिंपल सवाल पूछते हैं, अगर डीमोनेटाइजेशन का गोल था ब्लैक मनी को डिस्ट्रॉय करना, और अगर ब्लैक मनी कैश में था तो 99.3% पैसा कैसे वापस आ गया? क्या सब ब्लैक मनी वालों ने अचानक ईमानदारी चूज कर ली, या फिर सिस्टम में कोई बहुत बड़ी छेड़ थी? गवर्नमेंट ने तुरंत कहा पैसा वापस आना बुरी बात नहीं है। उनका आर्ग्यूमेंट था पैसा आने से डेटा मिला, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लीड्स मिली, लोग टैक्स नेट में आए। सुनने में एक्सप्लेनेशन थोड़ा लॉजिकल लगता है, पर थोड़ा डीप जाके सोचिए। ओरिजिनल क्लेम याद है? 8 नवंबर 2016 को बोला गया था, वो ये नहीं था कि हम डेटा कलेक्ट करेंगे। ओरिजिनल क्लेम ये था कि ब्लैक मनी खत्म करेंगे। अगर आप एक बॉम्ब गिराते हो और बोलते हो देखो बिल्डिंग गिरा दी, लेकिन बिल्डिंग खड़ी ही रहती है, तो सवाल उठता है ब्लैक मनी कैश में क्यों नहीं था? आखिर इस पॉइंट पे एक और इम्पोर्टेंट सच जानना जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खुद के एस्टिमेट्स के हिसाब से सिर्फ 6 to 7% ब्लैक मनी कैश में होता है। बाकी सब रियल स्टेट, गोल्ड, बेनामी प्रॉपर्टीज, ऑफशोर अकाउंट्स। तो डीमोनेटाइजेशन ने मैक्सिमम हिट किसको किया? लीगल कैश यूजर्स को। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। सोचिए, एक छोटा दुकानदार, उसका पूरा बिजनेस कैश पे चलता है, वो टैक्स भी भरता है, उसने कुछ गलत नहीं किया। एक बड़ा बिल्डर जिसने अपना पैसा जमीन, गोल्ड,
शेल कंपनीज में फंसाया हुआ है, मैं डाला हुआ है, मैं छुपाया हुआ है। डीमोनेटाइजेशन के बाद दुकानदार लाइन में खड़ा है और बिल्डर आराम से कॉफी पी रहा है। यही ग्राउंड रियलिटी है। तो ब्लैक मनी वालों ने आखिर किया क्या? अब यहीं से शुरू होती है इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा। सवाल ये नहीं है कि पैसा वापस आया, सवाल ये है कि कैसे आया। इसका जवाब है लूपहोल्स, जुगाड़ और सिस्टम फेलियर। लूपहोल नंबर 1, टाइम। गवर्नमेंट ने नोटिस दिया सिर्फ 4 घंटे पहले, पर डीमोनेटाइजेशन इंस्टेंट नहीं था। लोगों को बैंक अकाउंट्स खोलने का टाइम मिला, मिडिलमैन अरेंज करने का टाइम मिला, गोल्ड खरीदने का टाइम मिला। अगर ये ट्रूली सरप्राइज होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। लूपहोल नंबर 2, नो कैश लिमिट इनिशियली। शुरू के कुछ दिनों में कैश डिपॉजिट करने पे कोई स्ट्रिक्ट लिमिट नहीं थी। वेरिफिकेशन स्लो थी, सिस्टम ओवरलोडेड थे, मतलब जो चाहे वो हो रहा था। आरबीआई वर्सेस गवर्नमेंट। एक और चीज जो हम लोग कम जानते हैं, आरबीआई ने पहले ही वार्निंग दी थी डिमोनेटाइजेशन से ब्लैक मनी पर लिमिटेड इंपैक्ट होगा, पर डिसीजन फिर भी लिया गया। यह पॉलिसी और एक्सपर्टीज के बीच डिसकनेक्शन क्लियरली दिख रहा था। इस पीरियड में लोग शादी के पैसे लेकर बैंक भाग रहे थे, हॉस्पिटल में कैश क्राइसिस थी, ओल्ड एज लोग 10-10 घंटे लाइन में खड़े थे, और पैरेलल यूनिवर्स में करोड़ सफेद हो रहे थे, कमीशन चल रहा था, सिस्टम एक्सप्लॉइट हो रहा था। डिमोनेटाइजेशन के बाद एक चीज क्लियर थी, जो सिस्टम समझता है वो बचता है, जो सिर्फ मेहनत करता है वो सफर करता है। गरीब के नाम पर अमीर का पैसा। 2014 में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका एम था हर गरीब का एक बैंक अकाउंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। स्कीम अच्छी थी, इंटेंट सही था, पर डीमोनेटाइजेशन के टाइम इसी स्कीम का सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ। जनधन अकाउंट्स आखिर होते क्या है? जनधन अकाउंट्स का मतलब है जीरो बैलेंस पे खुल जाता है वो। मोस्टली गरीब लोगों के पास होता है, बैंकिंग अवेयरनेस होती ही नहीं है। और डीमोनेटाइजेशन के टाइम इंडिया में 25 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट्स थे। अब थोड़ा ध्यान से सोचिए, स्कैम का बेसिक मॉडल। एक ब्लैक मनी होल्डर, मान लो किसी के पास 10 करोड़ कैश है, वो डायरेक्टली बैंक में डाले तो पकड़ा जाएगा। तो आखिर उसने किया क्या? उसने 1000 जनधन अकाउंट होल्डर्स ढूंढे और एक को 10,000 से 50,000 दिए। उनके अकाउंट्स में पैसा डिपॉजिट कराया। पेपर पे पैसा गरीब का, अकाउंट्स लेजिट, सोर्स सेविंग्स। रियलिटी में पैसा अमीर का, गरीब सिर्फ तो इस्तेमाल हुआ। गरीब लोग क्यों मान गए? बहुत सिंपल रीजन है। अगर आप एक डेली वेज वर्कर हो और कोई बोले बस अपना अकाउंट यूज करने दो, 5,000 तुम्हारे, तो कई लोगों के लिए ये एक महीने की सैलरी थी। उनको ना टैक्स का आइडिया, ना ईडी का डर। रिजल्ट, करोड़ का ब्लैक मनी, थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल डिपॉजिट्स बैंकिंग सिस्टम के अंदर। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखता तो डेटा स्कैटर्ड होता। इसको बोलते हैं स्मर्फिंग टेक्निक। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स, बाद में गवर्नमेंट बोली जनधन अकाउंट्स में अनयूजुअल डिपॉजिट देखे गए, पर जब तक एक्शन लिया जाता पैसा ऑलरेडी वाइट हो चुका था। मेथड नंबर 2, गोल्ड एंड ज्वेलरी। सोना कभी ब्लैक नहीं होता। डिमोनेटाइजेशन की रात इंडिया के कुछ शहरों में एक अजीब चीज हुई। ज्वेलरी शॉप्स रात भर खुली रही, गोल्ड प्राइसेस मार्केट रेट से ज्यादा, कैश ओनली, नो प्रॉपर बिलिंग। लोग गोल्ड क्यों खरीद रहे थे? क्योंकि गोल्ड पोर्टेबल है, वैल्यू स्टोर करता है, इजीली सेल हो जाता है, और ब्लैक व्हाइट कन्वर्जन का ओल्ड मेथड है। और सबसे इंपॉर्टेंट, गोल्ड पर रियल टाइम ट्रैकिंग नहीं होती। एक रियलिस्टिक एग्जांपल, किसी के पास 2 करोड़ ब्लैक कैश है, वो क्या करता है? 8 नवंबर की रात ज्वेलरी शॉप जाता है, कैश देता है, गोल्ड ले लेता है, बाद में गोल्ड बेच देता है। व्हाइट मनी मिल जाता है, थोड़ा लॉस हाँ, लेकिन पैसा सेफ। लेकिन इसमें ज्वेलर्स का रोल क्या था? सब ज्वेलर गलत नहीं थे, पर कुछ ज्वेलर्स ने फेक बिल्स बनाए, बैकडेटेड इनवॉइसेस निकाले, पेन रूल्स को इग्नोर किया, कमीशन ली 20 से 30% तक। डिमोनेटाइजेशन की एक रात में गोल्ड को ज्वेलरी नहीं, एटीएम बना दिया। मेथड नंबर 3, मिडिलमैन एंड कमीशन एजेंट्स। जुगाड़ इकोनॉमी एट इट्स पीक। इंडिया में एक चीज कभी कम नहीं होती, वो है जुगाड़। डिमोनेटाइजेशन के बाद हर शहर में एक नए प्रोफेशन पैदा हुआ, कैश एक्सचेंज एजेंट। ये आखिर होता क्या है? ये आखिर करते क्या है? बैंक के एम्प्लॉय से सेटिंग करना, कॉर्पोरेटिव बैंक्स का यूज, ओल्ड नोट्स को न्यू नोट्स में बदलना। रेट फिक्स था, 1 लाख ब्लैक इज इक्वल टू 70,000 व्हाइट, मतलब 30% कमीशन। पर लोग खुशी खुशी दे रहे थे, क्योंकि 70,000 जीरो से तो ज्यादा ही है। कॉर्पोरेटिव बैंक्स का रोल, कुछ कॉर्पोरेटिव बैंक्स प्रॉपर ऑडिट के बिना कैश एक्सचेंज कर रही थी, पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर थे।
मॉनिटरिंग वीक थी, बाद में कुछ एक्शन हुआ पर डैमेज हो चुका था। सिस्टम ओवरलोड इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी। बैंक के पास स्टाफ कम, क्यों ज्यादा, वेरिफिकेशन स्लो। इस केओस का फायदा उठाया गया। जहां सिस्टम वीक होता है वहीं करप्शन ग्रो करता है। मेथड नंबर 4, फेक एंट्रीज एंड बैकडेटेड अकाउंट्स। कुछ लोगों ने फेक बिजनेस ट्रांजैक्शन दिखाए, बैकडेटेड कैश सेल्स दिखाई, ओल्ड स्टॉक क्लियरेंस का एक्सक्यूज दिया। स्पेशली किराना स्टोर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्ट बिजनेस ने पेपर पे सब लीगल दिखाया, लेकिन रियलिटी में लॉन्ड्रिंग, डीमोनेटाइजेशन ने इलीगल लोगों को क्रिएटिव बना दिया। जो लोग पहले सिर्फ पैसा छुपा रहे थे अब वो सिस्टम को समझने लगे, और जब कोई क्रिमिनल सिस्टम समझ जाता है तो वो पावरफुल और ज्यादा हो जाता है। तो क्या कोई पकड़ा गया? हाँ, नोटिस भेजे गए, कुछ पेनल्टीज लगी, कुछ केसेस बनाए गए, पर स्केल्स दिखिए, लाखों लोग पकड़े गए, करोड़ों का पैसा वाइट हो गया। डीमोनेटाइजेशन एक फिशिंग नेट था। छोटी मछलियां पकड़ी गई, बड़ी मछलियां निकल गई। एक तरफ माँ अपनी बेटी की शादी के पैसे बदलने खड़ी थी, पेशेंट हॉस्पिटल में कैश के लिए परेशान थे। दूसरी तरफ कमीशन चल रहा था, गोल्ड बिक रहा था, सिस्टम एक्सप्लॉइट हो रहा था। ये सिर्फ एक पॉलिसी फेलियर नहीं, ये एक मॉरल फेलियर भी था। अब तक हमने ये समझा कि ब्लैक मनी वालों ने कैसे एक रास्ता निकाल लिया, पर हर कहानी के दो साइड होते हैं। एक साइड जहां पैसा बच गया और दूसरी साइड जहां जिंदगी अटक गई। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं थे, जिनके पास कोई सीए नहीं था, जिनके पास डीमोनेटाइजेशन सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, उनका रोज का स्ट्रगल बन गया। वो है डेली वेज वर्कर्स। आज का काम इज इक्वल टू आज का खाना। इंडिया में 2016 के टाइम 90% से ज्यादा वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर्स में थी, मतलब डेली वेज, कैश पेमेंट, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो सेविंग्स। अब इमेजिन कीजिए, जब कैश ही गायब हो जाए, कंस्ट्रक्शन साइट बंद, फैक्ट्रीज ने बोला कैश नहीं है, काम बाद में आए। रिक्शा पुलर्स, मजदूर, हेल्पर्स सब घर बैठ गए, काम था पर पैसा नहीं। और जिनके पास पैसा था वो नोट बैन हो चुके थे। सोचिए, एक मजदूर जो सुबह 6 बजे उठकर काम ढूंढने निकलता है, वो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कल आना, आज पैसा नहीं है। कल फिर वही जवाब, और इस बीच घर में राशन खत्म, बच्चे भूखे हैं, कोई अब बैंक अकाउंट नहीं है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक सर्वाइवल क्राइसिस थे। डीमोनेटाइजेशन के बाद लाखों वर्कर्स शहर छोड़कर गांव लौटने लगे, क्योंकि काम बंद, कैश नहीं, रेंट देना मुश्किल, बस स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म फिर से भर गए। बिल्कुल वैसा ही जैसा बाद में कोविड के टाइम हुआ। डीमोनेटाइजेशन ने माइग्रेंट क्राइसिस को न्यूज हेडलाइंस नहीं बनाया, पर जमीन पर वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। इंडिया की बैकबोन, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, किराना स्टोर, स्मॉल फैक्ट्रीज, ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, इनका पूरा सिस्टम कैश पे चलता है। क्या हुआ डीमोनेटाइजेशन के बाद? सप्लायर्स ने कैश मांगा, कस्टमर के पास कैश नहीं था, सेल्स गिर गई, स्टॉक्स फंस गए, और सबसे डेंजरस चीज, ट्रस्ट टूट गया। एक छोटी फैक्ट्री, 20 लोग काम करते थे। ओनर बोला 2 महीने का लॉस झेल लेंगे, पर बैंक क्रेडिट स्लो, डिमांड गिर चुकी है, ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। 3 महीने बाद फैक्ट्री बंद, 20 लोग जॉबलेस। इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग इनफॉर्मल सेक्टर ने सबसे ज्यादा हिट ली, और प्रॉब्लम यह है इनफॉर्मल सेक्टर का डेटा जीडीपी में लेट दिखता है, मतलब जब नंबर्स आए तब तक डैमेज हो चुका है। डीमोनेटाइजेशन के बाद करोड़ों जॉब इंपैक्ट हुई, स्पेशली कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं, क्योंकि इनफॉर्मल जॉब काउंट ही नहीं होती है। पेपर पे जॉब गई नहीं, पर जमीन पे घर का चूल्हा बंद हो गया, उनको क्वाइटली मार दिया गया। घर की महिलाएं छोटी छोटी सेविंग्स रखती थी, इमरजेंसी के लिए कैश छुपाती थी। डीमोनेटाइजेशन ने उन सेविंग्स को सस्पिशियस बना दिया, उनको बैंक लाइंस में खड़ा कर दिया। हॉस्पिटल्स ने ऑफिशियली बोला ओल्ड नोट्स एक्सेप्टेड, पर रियलिटी में स्टाफ कंफ्यूज, फार्मेसीज कैश पे स्ट्रिक्ट थे। इमरजेंसी में टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रूल्स बाद में आते हैं, और जब रूल्स क्लियर ना हो लोग सफर करते हैं। लोग डर में जीने लगे, बैंक में पैसा डालना सेफ है या नहीं, ज्यादा कैश रखना क्राइम है क्या, नोटिस आ जाएगा। इस फियर में स्पेंडिंग कम कर दी, डिमांड गिरा दी, इकोनॉमी स्लो हो गई। और जब लोग खर्च नहीं करेंगे तो बिजनेस कमाते नहीं हैं, जब बिजनेसमैन कमाते नहीं हैं तो जॉब्स जाती हैं। ये चेन रिएक्शन डीमोनेटाइजेशन के बाद क्लियर दिखी। एक साइड गरीब 10 घंटे लाइन में, मजदूर घर जा रहा है, दूसरी साइड कमीशन एजेंट एक्टिव हो रहे हैं, गोल्ड बिक रहा है, लॉन्ड्रिंग चल रही है।
यहाँ सवाल पॉलिसी का नहीं, यहाँ सवाल फेयरनेस का है। ब्लैक मनी वालों ने अपना पूरा सिस्टम निकाल लिया, पर आम आदमी के पास ना सिस्टम था ना सेफ्टी नेट। और इसीलिए डीमोनेटाइजेशन के बाद सबसे बड़ा कॉस्ट नंबर्स में नहीं, लोगों की जिंदगी में लिखा गया। जीडीपी लेकिन अगर होता क्या है? जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो देश में टोटल प्रोडक्शन, टोटल सर्विसेज, टोटल स्पेंडिंग। अगर लोग खर्च करते हैं जीडीपी बढ़ती है, और अगर लोग पैसा रोक लेते हैं जीडीपी स्लो हो जाती है। डीमोनेटाइजेशन के बाद लोगों के पास कैश नहीं, दर ज्यादा, खर्च कम, रिजल्ट डिमांड गिर गई है, प्रोडक्शन स्लो, इकोनॉमी ब्रेक पे आ गई। डीमोनेटाइजेशन से पहले जीडीपी ग्रोथ 8% के आसपास थी। डीमोनेटाइजेशन के बाद ग्रोथ लगातार गिरी। 2017 में 6% के आसपास। पेपर पे ये सिर्फ 2% का डिफरेंस लगता है, पर मैक्रो इकोनॉमी में ये बहुत बड़ा झटका होता है। इंडिया की इकोनॉमी का 45 से 50% इनफॉर्मल सेक्टर से आता है, पर ये सेक्टर प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखता, कैश पे डिपेंडेंट होता है। डीमोनेटाइजेशन ने इस सेक्टर को सीधा हिट किया और डेटा में लेट रिफ्लेक्ट हुआ। मतलब जब जीडीपी नंबर्स आए तब तक लोग ऑलरेडी जॉब खो चुके थे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीडीपी एक एवरेज है। अगर एक साइड बड़ी कंपनी सरवाइव कर गई और दूसरी साइड छोटी कंपनी को अपनी जॉब्स अपना बंद होना पड़ा, तब जीडीपी थोड़ी संभल जाती है, पर लोगों की जिंदगी नहीं। डीमोनेटाइजेशन के बाद एक नया टर्म पॉपुलर हुआ, जॉबलेस ग्रोथ। मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही थी पर जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही थी। रीजन, ऑटोमेशन, इनफॉर्मल सेक्टर कोलैप्स, स्मॉल बिजनेसेस बंद। सीएमआई जैसी इंडिपेंडेंट एजेंसीज के डेटा के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लगा, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड हाई गया। पर गवर्नमेंट डेटा लेट आया, कभी सरप्रेस था, कभी रीडिफाइन हुआ। डिमोनेटाइजेशन का एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट, हायरिंग स्लो हुई, एंट्री लेवल जॉब्स कम हुई, इंटर्नशिप अनपेड हुई। यंग लोगों के लिए कंपटीशन बढ़ने लगा, अपॉर्चुनिटीज कम होने लगी और फ्रस्ट्रेशन ग्रो हुई। लोग सोचते हैं पैसा बैंक में आए तो बैंक स्ट्रांग हुए, पर सच ये है बैंक्स के पास पैसा आया पर लैंडिंग बढ़ी नहीं, क्योंकि रिस्क ज्यादा, डिमांड कम, बिजनेसेस अनसर्टेन, तो पैसा बैंक में पड़ा रहा। इकोनॉमी को चाहिए था सर्कुलेशन, मिल गया स्टैग्नेशन। इकोनॉमी पैसे से नहीं चलती, इकोनॉमी पैसे के घूमने से चलती है। बड़ी कंपनीज में डिजिटल पेमेंट इंफ्रा था, क्रेडिट एक्सेस था, लीगल टीम्स थी। छोटी कंपनीज में कैश डिपेंडेंट थी, क्रेडिट लिमिटेड था, बफर जीरो। रिजल्ट, बड़ी कंपनी सरवाइव कर गई और स्मॉल कंपनीज डिसअपियर हो गई। और जब स्मॉल बिजनेसेस चले जाते हैं तो जॉब भी साथ में जाती है। डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट सिर्फ 2016 से 2017 तक लिमिटेड नहीं रहा। ट्रस्ट ब्रेक हुआ, रिस्क टेकिंग कम हुई, लोग बोले बिजनेस एक्सपेंड करना रिस्की है। और जब इकोनॉमी रिस्क नहीं लेती तो ग्रोथ स्लो हो जाती है। जो कंट्रीज ने डीमोनेटाइजेशन ट्राई की, जैसे कि वेनेजुला, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, हर जगह इकोनॉमी हिट हुई, ब्लैक मनी ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ। इंडिया के एक्सेप्शन नहीं था। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो एक नया स्लोगन हर जगह सुनाई दिया, लेस कैश मोर डिजिटल। गवर्नमेंट ने कहा ये सिर्फ ब्लैक मनी के लिए नहीं, ये इंडिया को कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए है। पर सवाल ये है, क्या इंडिया सच में कैशलेस बना या सिर्फ कुछ पोस्टर्स और एड्स कैशलेस हुए? कैशलेस इकोनॉमी का मतलब ये नहीं होता कि कैश बिल्कुल यूज ना हो। मतलब होता है डिजिटल पेमेंट्स बढ़ना, कैश डिपेंडेंसी कम होना, ट्रांजैक्शंस ट्रेसेबल होना। और डीमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल पेमेंट में शॉर्ट टर्म बूम आया। 2016 से 2017 के बाद यूपीआई लॉन्चेस पॉपुलर हुए, वॉलेट्स जैसे पेटीएम, फोन पे ग्रो हुए। गवर्नमेंट ने बोला देखो डीमोनेटाइजेशन सक्सेसफुल है। पर थोड़ा रुककर सोचिए, क्या लोग डिजिटल पेमेंट चॉइस कर रहे थे या मजबूरी में यूज कर रहे थे? क्योंकि जब कैश ही अवेलेबल ना हो तो आप जो मिले वही यूज करोगे। शॉर्ट टर्म में डिजिटल ट्रांजैक्शंस स्पाइक, एप्स डाउनलोड बढ़े, मीडिया ने सेलिब्रेट किया, पर लॉन्ग टर्म में जैसे ही कैश वापस आया लोग फिर से कैश पे वापस आने लगे। और ये सिर्फ ओपिनियन नहीं, आरबीआई के डेटा से क्लियर होता है। डीमोनेटाइजेशन से पहले टोटल कैश सर्कुलेशन 17.9 लाख करोड़ था। कुछ साल बाद कैश सर्कुलेशन डीमोनेटाइजेशन से ज्यादा हो गया। मतलब कैश कम नहीं हुआ, कैश और ज्यादा बढ़ गया। इंडिया कैशलेस बिल्कुल नहीं हुआ, इंडिया कैश प्लस बन गया। पर क्यों कैश वापस आया? इसका सॉलिड रीजन है ट्रस्ट। लोगों को बैंक में
पूरा भरोसा नहीं है। सिस्टम चेंजेस का डर है। कैश इज इक्वल्स टू कंट्रोल। इनफॉर्मल इकोनॉमी, स्मॉल वेंडर्स, लेबर पेमेंट्स, रूरल एरियाज, यहाँ इंटरनेट अनरिलायबल होता है, स्मार्टफोन लिमिटेड होते हैं, डिजिटल लिटरेसी लो होती है, और कैश सिंपलेस्ट सोल्यूशन होता है। थर्ड, कॉस्ट ऑफ डिजिटल, मशीन कॉस्ट, सर्विस चार्जेस, टेक्निकल इश्यूज, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए कैश इज स्टिल चीपर। डिजिटल ग्रोथ के साथ ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़े, ओटीपी स्कैम्स हुए, फिशिंग स्टार्ट हो गए। जिसने एक बार पैसा खोया वो बोला कैश ही ठीक है। एंड ऑल्सो अबाउट विमेन एंड एल्डरली यूजर्स, एल्डरली लोग डिजिटल से अनकंफर्टेबल है। विमेन इन मेनी हाउस होल्ड फोन एक्सेस लिमिटेड है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कम है, कैश उनके लिए ज्यादा एक्सेसिबल है। गवर्नमेंट ने कहा डीमोनेटाइजेशन से डिजिटल रिवॉल्यूशन आया, पर रियलिटी डिजिटल ग्रोथ इनएविटेबल थी। स्मार्टफोन प्लस चीप इंटरनेट का रोल ज्यादा था। डीमोनेटाइजेशन ने सिर्फ प्रोसेस को फोर्स किया, और फोर्स का इम्पैक्ट टेम्परेरी होता है। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में अगर चॉइस होती है तो सस्टेनेबल होता है, लेकिन अगर मजबूरी होती है तो रिवर्सिबल होता है। इंडिया में चॉइस कम, मजबूरी ज्यादा थी। एक और मिथ क्लियर करते हैं, डिजिटल पेमेंट्स इज नॉट इक्वल टू ब्लैक मनी खत्म, क्योंकि ब्लैक मनी ज्यादातर प्रॉपर्टी, गोल्ड, ऑफशोर एसेट्स में पाई जाती है। डिजिटल पेमेंट सिर्फ रिटेल ट्रांजेक्शन कवर करते हैं, मतलब ब्लैक मनी का कोर हिस्सा अनटच्ड रह जाता है। डीमोनेटाइजेशन का एक और बहुत पावरफुल जस्टिफिकेशन दिया गया, बोला गया इससे टेरर फंडिंग रुक जाएगी, फेक करेंसी बंद हो जाएगी। अगर ये सच होता तो डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, हिस्टोरिकल होता। तो सच जानने के लिए हमें थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। टेरर फंडिंग एक्चुअली होती कैसे है? पॉपुलर बिलीफ ये है टेररिस्ट कैश के गट्टे लेके घूमते हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। टेरर फंडिंग होती है हवाला नेटवर्क्स, ड्रग ट्रेड, आर्म्स स्मगलिंग, फेक एनजीओज और एक्सटॉर्शन, और डिजिटल क्रिप्टो रूट से। कैश एक स्मॉल पार्ट होता है, पूरा सिस्टम नहीं। मल्टीपल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हवाला इज प्राइमरी चैनल, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग कंटिन्यूस। टेरर ग्रुप्स अडेप्टिव होते हैं, मतलब अगर आप एक रूट बंद करते हो वो दूसरा रूट ढूंढ लेते हैं। शॉर्ट टर्म में ओल्ड फेक नोट्स वर्थलेस हो गए, टेम्परेरी डिसरप्शन हुआ। गवर्नमेंट ने कहा देखिए फेक करेंसी का धंधा बंद हो गया, पर ये इफेक्ट टेम्परेरी था। कुछ ही महीनों बाद फेक 2000 के नोट्स पकड़े गए। क्राइम रुकता नहीं है, क्राइम अपडेट होता है। पर क्या टैक्स रुके? ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिमोनेटाइजेशन के बाद भी कश्मीर में टैक्स हुए, नक्सल एक्टिविटीज कंटिन्यू रही, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन रिपोर्ट्स आती रही, मतलब टेरर फंडिंग का रूट कॉज सॉल्व नहीं हुआ। क्योंकि कैश बैन से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेरर फंडिंग डिसेंट्रलाइज्ड होती है, कैश सिर्फ एक मीडियम होता है, सोर्स और चैनल्स अनटच्ड रहे। अगर हवाला नेटवर्क्स इंटैक्ट हैं तो कैश का कलर बदलने से फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन से पहले क्लेम किया था फेक करेंसी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाती रही है, पर आरबीआई के डेटा के हिसाब से फेक नोट्स का प्रोपोर्शन टोटल करेंसी का बहुत छोटा हिस्सा था, मतलब प्रॉब्लम को एग्जैगरेट किया गया, सोल्यूशन ओवरकिल था। एग्जाम्पल समझिए, अगर एक बिल्डिंग में 2 कमरों में आग लगी हो और पूरी बिल्डिंग उड़ा दो तो आग बुझ जाएगी, पर बिल्डिंग भी नहीं बचेगी। नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम का नाम आते ही क्वेश्चंस कम हो जाते हैं, डिबेट्स खत्म हो जाती हैं, और ये इंटेंशनल होता है। क्योंकि जब पॉलिसी को देश की सुरक्षा से जोड़ दिया जाता है तो क्रिटिसिज्म को एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। सिक्योरिटी के नाम पे इकोनॉमी को गैम्बल पे लगाना सिर्फ रिस्की नहीं, इररेस्पॉन्सिबल भी होता है। वाज देयर अ बेटर वे? एक्सपर्ट्स कहते हैं इंटेलिजेंस स्ट्रेंथनिंग, बॉर्डर कंट्रोल, हवाला क्रैकडाउन, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, ये सब स्लो है, हेडलाइंस नहीं बनते पर इफेक्टिव होते हैं। डिमोनेटाइजेशन फास्ट था, ड्रामेटिक था, पर सस्टेनेबल नहीं था। शॉर्ट टर्म में पब्लिक को लगा देश के लिए कुछ बड़ा हो रहा है, लॉन्ग टर्म में कंफ्यूजन, मिसट्रस्ट और पॉलिसी फैटिग। जब ड्रामेटिक स्टेप्स फेल होते हैं तो लोगों का फ्यूचर रिफॉर्म्स पे भरोसा करना कम कर देता है। एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी का नैरेटिव, स्ट्रॉन्ग स्पीचेस, इमोशनल अपील्स, दूसरी तरफ अटैक्स कंटिन्यू होते रहे, स्मगलिंग फिर भी चलती रही, और फंडिंग रूट सरवाइव कर गए। ये गैप ही पॉलिसी फेलियर को एक्सपोज करता है। अब तक हमने डिमोनेटाइजेशन को इकोनॉमी, जॉब्स और सिक्योरिटी के एंगल से देखा, लेकिन अब एक ऐसा एंगल बचा है जिसके बिना पूरी पिक्चर समझ ही नहीं आती, पॉलिटिक्स। क्योंकि इंडिया जैसे देश में कोई भी बड़ा इकोनॉमिक डिसीजन पॉलिटिक्स से अलग हो ही नहीं सकता। डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी या पॉलिटिकल मूव, ऑफिशियली ये एक इकोनॉमिक रिफॉर्म था, रियलिटी में ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पॉलिटिकल गैम्बल भी था।
गवर्नमेंट ने एक नैरेटिव बिल्ड किया, हम ईमानदार लोगों के साथ हैं और जो परेशानी हो रही है वो देश के लिए एक छोटी सी कुर्बानी है। इस नैरेटिव का इमोशनल पावर बहुत स्ट्रांग था। डिमोनेटाइजेशन को प्रेजेंट किया गया, लाइन में खड़ा आदमी इज इक्वल टू ईमानदार, जो दिक्कत उठा रहा है वो देशभक्त है, जो सवाल पूछ रहा है वो डाउटफुल है, और वो एक एंटी नेशनल है। उसका इंटेंशन क्वेश्चन किया गया। इस फ्रेमिंग ने डिबेट को इकोनॉमिक से हटाकर इमोशन में ले आया। डीमोनेटाइजेशन के बाद इंपॉर्टेंट स्टेट इलेक्शन आए, स्पेशली उत्तर प्रदेश। डिस्पाइट लॉन्ग बैंक लाइंस, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक पेन, रिजल्ट्स इलेक्शन के बाद दिखाए गए, पॉलिटिकल नैरेटिव काम कर गया। ये एक इंपॉर्टेंट लेसन था। लोग शॉर्ट टर्म पेन एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर उन्हें लगे कि वो लोग सही के खिलाफ हो रहा है। Who benefited politically? First, ruling party. Strong leader image, bold decision branding, anti-corruption narrative. चाहे economic results mixed हो, political messaging clear थी. Second, big formal players. Demonetization plus GST के बाद informal players weak हुए, formal sector को advantage मिला, बड़ी कंपनी survive कर गई, market share बढ़ गया। ये economic shift politically भी align करता था formalization का एजेंडा के साथ। Who lost politically? First, informal sector. No lobbying power, no voice in media. Loss diffuse था। जब लॉस इंडिविजुअल लेवल पे होता है तो वो पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बन पाता। सेकंड, इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई, ऑटोनॉमी पे सवाल, क्रेडिबिलिटी पे इम्पैक्ट। जब सेंट्रल बैंक का रोल सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन तक सीमित हो जाता है तब लॉन्ग ट्रस्ट डैमेज होता है। डिमोनेटाइजेशन के बाद सबसे बड़ी आयरनी, ब्लैक मनी खत्म करने के नाम पे इलेक्शन फंडिंग, ब्लैक मनी अनटच्ड रहा। पॉलिटिकल फंडिंग में कैश हैवी, ओपेक, अनरेगुलेटेड, और बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने डोनेशंस को अनोनिमस बना दिया, कॉर्पोरेट फंडिंग को ओपेक किया। मतलब जो ब्लैक मनी पे फाइट का क्लेम था वही पॉलिटिकल फंडिंग में और इनविजिबल हो गया। जिस सिस्टम को साफ करने का प्रॉमिस था उसी सिस्टम को पॉलिटिक्स ने और ज्यादा शील्ड कर दिया। डीमोनेटाइजेशन के टाइम मीडिया डिबेट्स इमोशनल थी, डेटा सेकेंडरी हो गया, क्वेश्चंस इज इक्वल टू नेगेटिविटी, और जब नैरेटिव स्ट्रांग होता है तो फैक्ट्स लिमिटेड हो जाते हैं, और जब फैक्ट्स आए पॉलिटिकल डिविडेंड ऑलरेडी मिल चुका होता है। लोग बोले हमें दिक्कत हुई पर देश के लिए ये सही है, जो पैसा ब्लैक था वही रोता है। ये बिलीफ सिस्टम पॉलिसी इवैल्यूएशन को ब्लॉक कर देता है, लॉन्ग टर्म अकाउंटेबिलिटी कम कर देता है। डेमोक्रेसी में पॉलिसी का सक्सेस सिर्फ रिजल्ट से नहीं परसेप्शन से भी मेजर होता है, और डीमोनेटाइजेशन ने परसेप्शन का गेम बहुत स्ट्रांग खेला। फ्यूचर रिफॉर्म्स के लिए स्पेस क्रिएट हुई, ऑपोजिशन डिफेंसिव हो गया, पर इसका रिस्क ये है, ड्रामेटिक इज नॉट इक्वल टू इफेक्टिव, नॉइस इज नॉट इक्वल टू रिफॉर्म। तो 8 नवंबर 2016 का फैसला एक रात में लिया गया डिसीजन जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को सीधा इम्पैक्ट कर गया। तो आखिर में सवाल सिंपल है, क्या डिमोनेटाइजेशन सही था? सच ये है, ये पूरी तरह से फेलियर भी नहीं था और पूरी तरह से सक्सेस भी नहीं था। ये एक कॉस्टली लेसन था। क्या अच्छा हुआ? डिजिटल पेमेंट्स को पुश मिला, टैक्स बेस थोड़ा ब्रॉडन हुआ, लोग पॉलिसी पे डिस्कस करने लगे, ये पॉजिटिव साइड थी और इससे इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या गलत हुआ? ब्लैक मनी खत्म नहीं हुई, इनफॉर्मल सेक्टर को बड़ा झटका लगा, जॉब्स और ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ा, इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी पर सवाल उठे, और सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आम आदमी ने सबसे ज्यादा कॉस्ट पे की। जिस प्रॉब्लम को अमीर लोग क्रिएट करते हैं उसका बिल आम आदमी को थमा दिया गया। और सबसे बड़ी सीख, पॉलिसी बनाने का तरीका। स्ट्रॉन्ग पॉलिसी का मतलब सिर्फ इंटेंशन नहीं होता है, प्लानिंग प्लस डेटा प्लस इंस्टीट्यूशन। ड्रामेटिक डिसीजन स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का प्रूफ नहीं होता, कभी कभी वो इम्पेशेंस का साइन होता है। देशभक्ति का मतलब हर डिसीजन पर ताली बनाना नहीं होता, देशभक्ति का मतलब होता है सवाल पूछना। अगर कल को कोई बड़ा डिसीजन आए, इमोशनल नहीं डेटा से जज कीजिए, लीडर से ज्यादा इंस्टीट्यूशन पे भरोसा कीजिए, क्योंकि लीडर आते जाते रहेंगे पर पॉलिसी का असर सालों तक रहता है। डिमोनेटाइजेशन ने ब्लैक मनी को एक्सपोज नहीं किया, उसने ये एक्सपोज किया कि हम कितनी आसानी से एक नैरेटिव पे भरोसा कर लेते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए, आपके लिए डिमोनेटाइजेशन आखिर क्या था? एक मिस्टेक, मास्टर स्ट्रोक, या फिर सिर्फ एक लेसन? अगली वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी देश की इकोनॉमी का। धन्यवाद।